वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आयरन मैन 2 मूवी को, जो कि साल 2010 में रिलीज हुई थी। और इसी के साथ मैंने इसका फर्स्ट पार्ट काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा तो जाकर देखिए। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है जिसमें टोनी अपना सीक्रेट सभी को बताता है कि मैं ही आयरन मैन हूँ। वहीं इस खबर को रशिया के एक शहर मॉस्को में एक आदमी भी देख रहा था जिसका नाम एंटोनी होता है। और वो जैसे ही देखता है कि टोनी स्टार्क ही आयरन मैन है कि तभी अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। और तभी वो अपने बेटे इवान को अपने पास बुलाता है, जो खुद भी इस न्यूज को देख रहा था। जिसके बाद एंटोन इवान से कहता है कि आज हमारी इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि टोनी स्टार्क और उसके पिता हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंटोन की वहां पर मौत हो जाती है। ये देखकर इवान को काफी बुरा लगता है और तभी वो डिसाइड करता है कि वो टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन से उसके पिता की मौत का बदला जरूर लेगा। जिसके बाद वो खुद भी एक आर्क रिएक्टर को तैयार करने में लग जाता है और काफी मेहनत करने के बाद वो उस आर्क रिएक्टर को बनाने में कामयाब भी हो जाता है। और तभी वो उस आर्क रिएक्टर को अपने सूट में फिट करता है जिसकी मदद से वो आयरन मैन को हराने वाला था। और तभी हम देखते हैं कि उसका ये सूट काफी ज्यादा ताकतवर होता है जो कि किसी भी धातु को काट सकता था। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है 6 महीने बाद का, जहां हम टोनी को देखते हैं जो कि अब अपना आयरन मैन सूट पहनकर अपनी कंपनी के एक नए प्रोजेक्ट स्टार एक्सपो की ओपनिंग में पहुंचता है। और तभी वहां मौजूद सभी लोग आयरन मैन को देखकर काफी खुश होते हैं। और तभी टोनी उन सभी को बताता है कि इस प्रोजेक्ट को उसके पिता हार्वर्ड स्टार्क ने डिजाइन किया था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उनके इस प्रोजेक्ट को अब मैं पूरा करने वाला हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि टोनी के पिता हार्वर्ड स्टार्क ने एक सपना देखा था जिसमें वो एक ऐसी सिटी को बनाना चाहते थे जो कि काफी ज्यादा एडवांस हो, जिससे कि वहां रहने वाले लोग अपनी लाइफ को और भी अच्छे से जी सके। और तभी टोनी उन सभी लोगों से कहता है कि मैं जल्दी ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाला हूँ। जिसके बाद टोनी अपने बॉडीगार्ड हैप्पी होगन के साथ वहां से निकलने लगता है। और वो जैसे ही अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है कि तभी एक लड़की टोनी के पास आती है और उससे कहती है कि कल आपको सीनेट आर्म कमेटी के सामने पेश होना है क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि आपका सूट लोगों के लिए खतरा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है वॉशिंगटन डीसी में, जहां गवर्नमेंट के काफी उच्च अधिकारी बैठे होते हैं। और तभी वो टोनी से कहते हैं कि तुम्हारा आयरन मैन सूट लोगों के लिए खतरा है, इसलिए तुम उसे गवर्नमेंट के हवाले कर दो। जिस पर टोनी कहता है कि मेरा सूट किसी के लिए भी खतरा नहीं है और ना जाने मैंने कितनी बार इस सूट की मदद से लोगों की जान बचाई है। और तभी सीनेटर वहां पर आयरन मैन के दोस्त जेम्स रोडी को बुलाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पुराने जेम्स रोडी की जगह अब एक नए जेम्स रोडी को दे दी गई थी। जिसके बाद सीनेटर रोडी से कहते हैं कि तुम इस आयरन मैन सूट के बारे में क्या कहना चाहोगे। जिस पर रोडी कहता है कि मेरे सामने इतनी मोटी फाइल है, क्या मुझे पूरी फाइल पढ़नी होगी। तो सीनेटर रोडी से कहते हैं कि तुम्हें इस फाइल का सिर्फ पेज नंबर 14 ही पढ़ना है। और तभी रोडी देखता है कि इसमें तो सिर्फ आयरन मैन की बुराई की गई है, तो वो इसे पढ़ने से मना कर देता है। लेकिन सेनेटर के कहने पर उसे वो पेज पढ़ना ही पड़ता है। और अब ना चाहते हुए भी रोडी को सबके सामने कहना पड़ता है कि टोनी के पास जो आयरन मैन का सूट है उसे बनाने में काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जो कि अभी के लिए काफी खतरनाक हो सकती है। इसलिए टोनी को अपना सूट गवर्नमेंट को सौंप देना चाहिए। लेकिन टोनी इस बात को मानने से इनकार कर देता है और उनसे कहता है कि वो सूट और मैं दोनों एक ही हैं और मेरे सूट को मेरे अलावा कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन तभी सीनेटर वहां एक वेपन एक्सपर्ट को बुलाते हैं जिसका नाम जस्टिन हैमर होता है और वो भी सभी को यही बात कहता है कि टोनी की टेक्नोलॉजी लोगों के लिए खतरा है। जिसके लिए वो सभी को एक वीडियो दिखाता है। और तभी हम देखते हैं कि टोनी जस्टिन हैमर के एक डेटाबेस को हैक करके वहां की कुछ तस्वीरें और वीडियो सभी लोगों को दिखाने लगता है, जिसमें जस्टिन हैमर भी आयरन मैन के जैसे सूट को तैयार करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे आर्मी से वेपन डीलर का टेंडर मिल सके।
लेकिन उसने जितने भी सूट बनाए थे वो सभी एकदम बेकार होते हैं। इसलिए वो चाहता था कि उसे किसी भी तरह से आयरन मैन का सूट मिल जाए ताकि वो अपने सूट को भी उसके जैसे एडवांस बना सके। वहीं टोनी उन सभी से कहता है कि इस आयरन मैन सूट को बनाने में मैंने काफी ज्यादा मेहनत की है, इसलिए इसे सिर्फ मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ। और इतना कहकर टोनी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है इवान पर, जिसने अब अपना एक पासपोर्ट भी बना लिया था ताकि वो जल्द से जल्द टोनी तक पहुंच सके उससे बदला लेने के लिए। और तभी हम टोनी को देखते हैं जो अब अपने घर पहुंच चुका था। और तभी हम देखते हैं कि टोनी के शरीर में जो आर्क रिएक्टर लगा था उसमें मौजूद पैलेडियम धातु की वजह से टोनी के शरीर में जहर फैलने लगता है, जिसके वजह से टोनी की तबीयत बिगड़ने लगती है। और तभी वहां पर पेपर पोर्ट पहुंच जाती है टोनी से कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस करने के लिए। और तभी टोनी सोचता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी कंपनी का क्या होगा। और तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है कि उसकी इस कंपनी को इतने सालों से पेपर पोर्ट्स ही संभाल रही है। और तभी टोनी पेपर पोर्ट से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी का सीईओ बना रहा हूँ और अब से इस कंपनी के सभी फैसले तुम लेने वाली हो। ये सुनकर पेपर पोर्ट्स काफी खुश होती है। वहीं अगले दिन हम देखते हैं कि पेपर पोर्ट्स कंपनी की ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए एक लॉयर को बुलाती है और उस लॉयर का नाम होता है नेटली रशमैन, जो कि टोनी से कुछ डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करवा के वहां से चली जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है मोनाको शहर में, जहां पर आज एक रेस होने वाली है जिसे देखने के लिए वहां काफी सारे लोग आए हुए होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि टोनी भी उस कार रेस को देखने के लिए पेपर पोर्ट के साथ वहां पहुंच जाता है। और तभी टोनी के पास नेटली आती है। वहीं नेटली को वहां देख पेपर पोर्ट्स हैरान थी, तो टोनी पेपर पोर्ट्स को बताता है कि उसी ने नेटली को यहाँ बुलाया है। वहीं थोड़ी देर के बाद पेपर पोर्ट्स देखती है कि टोनी जिस रेस को देखने के लिए यहाँ आया था वो अब खुद ही उस रेस में हिस्सा लेने वाला है। और तभी पेपर पोर्ट्स नेटली को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें पता था कि टोनी इस रेस में हिस्सा लेने वाला है, कि उसे भी इसके बारे में पता नहीं था। और तभी हम देखते हैं कि वो रेस अब स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन तभी हम वहां पर इवान को देखते हैं जो कि मॉस्को से यहाँ तक पहुंच चुका था आयरन मैन से बदला लेने के लिए। और तभी इवान रेसिंग ट्रैक पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो अपने सूट की मदद से एक गाड़ी पर हमला करके उसके 2 टुकड़े कर देता है। वहीं जब टोनी उसके सामने आता है तो वो उसकी गाड़ी पर भी हमला करता है, जिससे टोनी की गाड़ी के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। और अब वो टोनी को मारने के लिए उस पर हमला करता है, तो वहीं टोनी इवान के हमले से बचने की पूरी कोशिश करता है। और तभी टोनी की मदद के लिए पेपर पोर्ट्स टोनी के बॉडीगार्ड हैप्पी होगन के साथ वहां पहुंच जाती है। और तभी वो टोनी को उसका आयरन मैन सूट दे देती है, जिसके बाद टोनी अपने आयरन मैन सूट को पहनकर इवान से फाइट करने लगता है और उसे हराने के लिए अपने लेजर बीम से उस पर हमला करता है। लेकिन इवान टोनी के सभी हमलों को अपने सूट की मदद से आसानी से रोक लेता है। लेकिन तभी टोनी इवान पर एक जोरदार हमला करके उसके सूट से उस आर्क रिएक्टर को बाहर निकाल देता है, जिससे इवान का वो सूट बेकार हो जाता है। और तभी उसे वहां की पुलिस अरेस्ट कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टोनी इवान से मिलने के लिए जेल में आता है, जहां पर टोनी इवान से कहता है कि तुम्हारे सूट की टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है, लेकिन अगर तुम उस पर थोड़ा और काम करते तो शायद आज तुम नाकाम नहीं होते। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुमने मुझ पर हमला क्यों किया, और अगर मुझ पर हमला करने की बजाय तुमने अपनी इस टेक्नोलॉजी को किसी और देश को बेचा होता तो उसके बदले तुम्हें काफी पैसे मिलते, लेकिन अब तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही बितानी पड़ेगी। और इतना कहकर टोनी वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी इवान टोनी से कहता है कि तुम्हारे शरीर में जो पैलेडियम का जहर फैल रहा है उसकी वजह से तुम जल्दी ही मरने वाले हो। ये सुनकर टोनी सोचता है कि आखिर इसे इस सब के बारे में कैसे पता चला, लेकिन तभी टोनी बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि इवान के सेल में उसी के जैसे दिखने वाले एक कैदी को लाया जाता है। और तभी वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि उनके कपड़ों का नंबर भी एक ही है। और तभी इवान के लिए जेल में खाना आता है। वहीं इवान जब उस खाने को देखता है तो उसे उसमें एक बम और एक लेटर मिलता है, जिसे देखने के बाद वो समझ जाता है कि कोई उसे जेल से बाहर निकालने में मदद कर रहा है। और तभी इवान उस दूसरे कैदी को मारकर उस जेल से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद वहां एक ब्लास्ट होता है और इसी बीच कुछ पुलिस ऑफिसर इवान को उस जेल से निकालकर अब पहुंचा देते हैं सीधा जस्टिन हैमर के पास,
और तभी हमें पता चलता है कि इवान को जेल से निकालने का पूरा प्लान जस्टिन हैमर का था। वही इवान हैमर से कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो, जिस पर हैमर इवान से कहता है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, मैं भी टोनी स्टार्क को बर्बाद करना चाहता हूँ और अगर हम दोनों साथ मिलकर काम करें तो हम उसे आसानी से हरा पाएंगे। जिसके बाद हैमर इवान को अपनी एक कंपनी में लेकर आता है जहां उसने काफी सारे आयरन सोल्जर बना रखे थे और तभी वो इवान से कहता है कि हम इन्हीं की मदद से टोनी को हराने वाले हैं, लेकिन इन्हें चालू करने के लिए हमें एक सीक्रेट कोड चाहिए और अगर हमने किसी तरह इन्हें चालू कर दिया तो मुझे आर्मी का 25 सालों के लिए वेपन कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि इवान को बड़ी ही आसानी से वो सीक्रेट कोड मिल जाते हैं। जिसके बाद वो हैमर से कहता है कि अब इन्हें बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर हैमर काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है टोनी पर, जो कि अब काफी ज्यादा परेशान हो चुका था अपने शरीर में फैल रहे पैलेडियम के जहर से। और तभी टोनी के पास नेटली आती है, जिस पर टोनी नेटली से कहता है कि अगर तुम्हें पता चले कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है तो तुम उस दिन क्या करना चाहोगी। जिस पर नेटली कहती है कि मैं उस दिन वो सब कुछ करना चाहूंगी जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। और तभी हम देखते हैं कि टोनी अपने घर में अपने बर्थडे पर एक शानदार पार्टी रखता है जिसमें वो काफी सारी गर्ल्स को इनवाइट करता है और खुद भी अपना आयरन मैन सूट पहनकर उस पार्टी को एंजॉय करने लगता है। वहीं पेपा पोर्ट जब वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि टोनी ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी है और उसी टाइम उसका दोस्त रोडी भी वहां आ जाता है। और जब वो टोनी को देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है और तभी वो पेपा पोर्ट से कहता है कि टोनी को अभी ये सब बंद करने के लिए बोलो। और तभी पेपा पोर्ट टोनी के पास जाती है और उससे कहती है कि तुमने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली है, इसलिए अब तुम्हें इस पार्टी को बंद कर देना चाहिए। लेकिन टोनी वहां पर किसी की कोई भी बात को नहीं मानता और तभी वो उस पार्टी में अपनी पावर का यूज भी करने लगता है। ये देखकर रोडी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और तभी वो नीचे आकर खुद भी टोनी के एक मार्क 2 सूट को पहन लेता है। जिसके बाद वो टोनी के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें अभी अपने इस आयरन मैन सूट को उतारना होगा, लेकिन टोनी ऐसा करने से मना कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश करते हैं और बारी बारी से एक दूसरे पर हमला करते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों एक दूसरे पर एक साथ हमला करते हैं कि तभी वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद रोडी उस मार्क 2 सूट के साथ वहां से चला जाता है। वहीं अगले दिन हम टोनी को देखते हैं जो कि एक डोनट के लोगों के ऊपर बैठकर डोनट खा रहा था। लेकिन तभी उसके पास निक फ्यूरी नाम का एक बंदा आता है और उससे कहता है कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम आयरन मैन हो और मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो। जिस पर टोनी निक से कहता है कि आखिर तुम हो कौन। लेकिन तभी वहां पर नेटली आती है, जिस पर टोनी उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। और तभी निक टोनी को बताता है कि ये कोई लॉयर नहीं बल्कि शील्ड की एक एजेंट है और मैंने ही इसे कहा था तुम पर नजर रखने के लिए। साथ ही इसका असली नाम नताशा रोमानो है। और तभी नताशा टोनी को वहां पर एक लिथियम डाइऑक्साइड का इंजेक्शन लगाती है, जिससे टोनी की बॉडी में फैल रहा पॉइजन कम हो जाता है। ये देखकर टोनी कहता है कि मुझे ऐसे ही किसी चीज की तलाश थी। तो नताशा टोनी को बताती है कि ये सिर्फ तुम्हारी बीमारी को कुछ ही टाइम के लिए रोक सकती है, अगर तुम्हें इसे हमेशा के लिए मिटाना है तो तुम्हें कुछ और करना होगा। और तभी निक टोनी से कहता है कि तुम्हारे पिता हार्वर्ड स्टार्क एक बहुत ही काबिल साइंटिस्ट थे और इसी के साथ वो शील्ड फाउंडेशन के मेंबर्स में से भी एक थे। वहीं तुम्हारे पिता एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे जो कि इस पूरी दुनिया का रूप बदल सकती थी और साथ ही उन्हें भरोसा था कि उनके इस प्रोजेक्ट को तुम आगे लेकर जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी वही सब खूबियां हैं जो कि तुम्हारे पिता के अंदर थी। और तभी निक टोनी को उसके पिता का कुछ सामान देकर वहां से चला जाता है। वहीं टोनी जब उस सूटकेस को खोलकर देखता है तो उसे उसमें उसके डैड के काफी सारे नोट्स, फोटोग्राफ्स और कुछ वीडियो कैसेट मिलते हैं। टोनी जैसे ही उस वीडियो को प्ले करता है कि तभी उसमें उसे उसके डैड की एक वीडियो मिलती है जिसमें उसके डैड उस एक्सपो मॉडल के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि सभी तरह की टेक्नोलॉजी से भरपूर होगा। और तभी वो कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट मेरी जिंदगी भर की मेहनत है और इसे मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है और भविष्य में सिर्फ तुम ही इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हो। वही टोनी जो कि अपने डैड की इस क्लिप को काफी गौर से देख रहा था कि तभी उसे याद आता है कि इस प्रोजेक्ट का एक मॉडल उसके ऑफिस में रखा है। जिसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर सीधा अपने ऑफिस पहुंच जाता है उस स्टार एक्सपो मॉडल को लेने के लिए। और जैसे ही वो उसे अपने घर लेकर आता है और तभी वो जारविस की मदद से उस मॉडल का एक होलोग्राम तैयार करता है
जिसके बाद वो उसमें से जो भी बेकार की चीजें होती है उन्हें हटा देता है। और तभी टोनी के सामने आती है उस मॉडल की सच्चाई। टोनी वहां पर देखता है कि ये मॉडल किसी सिटी का नहीं बल्कि एक आर्क रिएक्टर को पावर देने वाले एक एलिमेंट का है। जिसके बाद टोनी उस एलिमेंट को बनाने में लग जाता है और वो एलिमेंट जैसे ही बनकर तैयार होता है कि तभी टोनी उसे पावर देता है। और उसका ऐसा करते ही उस एलिमेंट में इतनी ज्यादा पावर आ जाती है कि वो हजारों आयरन मैन सूट को एक साथ पावर दे सकता था। जिसके बाद टोनी उस एलिमेंट को एक आर्क रिएक्टर के अंदर डालता है और तभी जार्विस टोनी को बताता है कि ये एलिमेंट ठीक उसी तरह से काम करता है जिस तरह से पैलेडियम काम करता है। वही टोनी अपनी इस कामयाबी को देखकर काफी खुश होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रोडी पर, जो कि अब उस मार्क 2 के साथ अपने आर्मी बेस पर पहुंचता है। वहीं उस सूट को देखकर उसके सीनियर काफी खुश होते हैं और तभी वो रोडी से कहते हैं कि जस्टिन हैमर को बुलाकर इस सूट में सभी हथियारों को फिट करवा दो। वहीं जस्टिन हैमर जब उस मार्क 2 को देखता है तो वो उसे देखकर काफी खुश होता है, क्योंकि इतने दिनों से वो जिस चीज की तलाश में था आज वो उसके सामने थी। और तभी हैमर रोडी को कुछ हथियार दिखाता है जो कि वो उस सूट में लगाने वाला था। जिसके बाद हैमर वहां से निकलकर इवान के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि उसे जल्दी ही सभी सूट्स को तैयार करना होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है टोनी पर, जो कि अब अपने लिए एक नया सूट बना रहा था। लेकिन तभी उसके पास इवान की कॉल आती है जिसमें इवान टोनी से कहता है कि उसने जस्टिन हैमर के साथ मिलकर काफी सारे आयरन ड्रोन्स की आर्मी तैयार की है तुमसे बदला लेने के लिए, और इस बार मैंने उन्हें काफी ज्यादा एडवांस बनाया है। वहीं इवान की ये सारी बातें सुनकर टोनी समझ जाता है कि इवान इस बार कुछ बड़ा करने वाला है। और तभी टोनी अपने उस नए आर्क रिएक्टर को अपनी बॉडी में लगाता है और उसके ऐसा करते ही उसकी बॉडी में जो भी पॉइजन फैल रहा था वो भी ठीक हो जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जस्टिन हैमर के एक एग्जीबिशन में, जहां पर वो सभी लोगों से कहता है कि आज के बाद हमारे किसी भी सैनिक की जान जंग के मैदान में नहीं जाएगी। और तभी वो उन सभी लोगों के सामने अपनी हैमर ड्रोन्स आर्मी को लेकर आता है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और मरीन्स के अलग अलग ड्रोन शामिल होते हैं, जिन्हें देखकर वहां बैठे सभी लोग काफी खुश होते हैं। और तभी हैमर उन सभी को बताता है कि इन सभी ड्रोन्स को हमारी आर्मी के एक काबिल ऑफिसर लेफ्टिनेंट रोडी कंट्रोल करेंगे। और तभी रोडी टोनी के मार्क 2 सूट के साथ उन सभी लोगों के सामने आता है और तभी हम देखते हैं कि जस्टिन हैमर ने टोनी के उस सूट में काफी सारे एडवांस वेपन लगा दिए थे। लेकिन तभी वहां पर टोनी भी अपने नए सूट के साथ पहुंच जाता है, जिसके बाद वो रोडी को बताता है कि हैमर इवान के साथ काम कर रहा है और ये सभी ड्रोन्स भी उसी ने बनाए हैं और वो किसी भी पल इन सभी ड्रोन्स को एक्टिवेट करके शहर के लोगों पर हमला कर सकता है, इसलिए हमें जल्द से जल्द इन्हें यहाँ से लेकर जाना होगा। लेकिन तभी रोडी देखता है कि उसका कंट्रोल अब उसके सूट पर नहीं रहता और तभी हम देखते हैं कि इवान रोडी के सूट और बाकी के सभी ड्रोन्स का कंट्रोल अब अपने हाथ में ले लेता है और तभी वो उन ड्रोन की मदद से टोनी पर हमला करता है। वहीं टोनी उन सभी ड्रोन्स के हमले से बचने की पूरी कोशिश करता है और तभी हम देखते हैं कि वो सभी ड्रोन्स और साथ ही रोडी अब टोनी को मारने के लिए उसके पीछे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैमर अपनी टीम के पास आता है और उनसे कहता है कि इन सभी ड्रोन्स को अभी बंद करो। लेकिन तभी उसके साथी उसे बताते हैं कि इवान ने इस पूरे सिस्टम को हैक कर लिया है, जिस वजह से अब हम उन ड्रोन्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। और तभी हम नताशा को देखते हैं जो कि हैमर से पूछती है कि इवान कहाँ पर है और तभी हैमर नताशा को बताता है कि इवान मेरी कंपनी में है और वहीं से वो इन सभी ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहा है। और तभी नताशा हैप्पी के साथ इवान के पास जाने के लिए निकल जाती है और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं कि तभी वहां मौजूद हैमर के लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन नताशा जो कि जूडो कराटे में एक्सपर्ट थी वो उन सभी लोगों को बड़ी ही आसानी से हरा देती है और तभी वो उस जगह पहुंच जाती है जहां पर इवान उन ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन तभी वो देखते हैं कि इवान वहां से जा चुका था, जिसके बाद नताशा रोडी के सूट को अनलॉक करके उसका पूरा कंट्रोल उसे वापस दे देती है। और तभी टोनी रोडी से कहता है कि मुझे उन ड्रोन्स को हराने में तुम्हारी मदद चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि अब वहां पर काफी सारे ड्रोन्स आ जाते हैं और तभी वो ड्रोन्स उन दोनों पर हमला कर देते हैं। वहीं वो दोनों भी साथ मिलकर उन ड्रोन्स को मारने लगते हैं, लेकिन वो ड्रोन्स काफी ज्यादा थे जिस वजह से वो उन पर हावी होने लगते हैं। लेकिन तभी टोनी अपने नए सूट की मदद से अपने हाथों से एक लेजर बीम निकालता है
जिससे वहाँ मौजूद सभी ड्रोन्स एक साथ खत्म हो जाते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि इवान अपने एडवांस सूट के साथ उन दोनों से फाइट करने के लिए वहाँ आ गया था और इस बार उसने अपने नए सूट में काफी सारे चेंजेस किए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इवान टोनी और रोडी पर हमला कर देता है, जिसमें वो उन दोनों को काफी बुरी तरह से मारता है। वहीं टोनी और रोडी भी इवान पर हमला करते हैं, लेकिन उनके हमले का इवान पर कुछ असर नहीं होता और एक टाइम ऐसा आता है जब वो उन दोनों पर ही भारी पड़ने लगता है। लेकिन तभी टोनी को याद आता है कि जब लास्ट टाइम मैं और रोडी लड़े थे तो उस दौरान वहाँ एक काफी तगड़ा धमाका हुआ था और तभी टोनी रोडी से कहता है कि अपने हाथों से अपने सूट की लेजर बीम को एक्टिवेट करो और वहीं टोनी भी सेम वही करता है और जैसे ही उन दोनों की लेजर बीम आपस में टकराती है तो उसकी वजह से वहाँ फिर से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके में इवान मारा जाता है। लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी ड्रोन्स में जो आर्क रिएक्टर लगे थे उन्हें इवान ने एक बम की तरह एक्टिवेट कर दिया था और अब वो किसी भी पल फटने वाले थे। और तभी नताशा टोनी को बताती है कि पेपर पोट्स के पास भी काफी सारे ड्रोन्स हैं जो कि किसी भी पल फटने वाले हैं और तभी टोनी पेपर पोट्स को बचाने के लिए वहां से निकल जाता है और उन ड्रोन्स के फटने से पहले ही उसे वहां से निकालकर एक बिल्डिंग के ऊपर ले आता है और तभी वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वही रोडी भी उन दोनों को ये सब करते हुए देख रहा था और तभी वो टोनी के सूट को लेकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां हम देखते हैं कि टोनी के हाथ में एक फाइल होती है और तभी निक फ्यूरी वहां आता है और टोनी से कहता है कि हमारी शील्ड टीम ने आयरन मैन को तो एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन उन्होंने टोनी को रिजेक्ट कर दिया है और अब अगर तुम्हें हमारे साथ काम करना है तो तुम्हें हमारा सिर्फ एक कंसल्टेंट बनकर रहना होगा, जिसके लिए टोनी मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीनेटर टोनी और रोडी को उनके बहादुरी के लिए एक मेडल देते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों अमेरिका के सच्चे हीरो हो और आज तुम्हारी वजह से यहाँ के लोग सुरक्षित हैं। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म हो जाती है। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही अपने चैनल पर लेकर आऊंगा। मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।